जय हिंद साथियों, देखिए आज आप सबका कक्षा 12 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि टॉपिक है आपका भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में कौन कौन से नए नए बदलाव आए और किस दशक में आए, और टॉपिक आपका पूरा 7 मार्क्स में है। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम 7 मार्क्स में से एक दो क्वेश्चन आपके बनेंगे 3-3 नंबर के, और एक आएगा आपका ऑप्शन में, या फिर आप समझ जाइए ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा और 3-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप लोग इतनी मेहनत से इस चैप्टर को समझना कि मैं आप सबको पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज पूरा मक्खन अच्छे से करूंगा। आप सब एक ही रिक्वायरमेंट के साथ मेरी तरफ से बैठिए कि एक कंसिस्टी और एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, एकांत में बैठिए, ताकि चैप्टर आप लोग को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ठीक है, मैंने देखिए हर एक उसमें आपको पीपीटी लगा के रखा है कि आप पूरे तरह से अपना अच्छा पढ़ पाए, और हर एक क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए अच्छे से तैयार करके रखा है जो आप सबको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप सबसे आग्रह ही नहीं बल्कि आप जिस सादगी के साथ कहें उस सादगी से आप मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए कि आप सब पेन और कॉपी लेके बैठिए और वीडियो को रोक रोक के अच्छे से समझ समझ के टॉपिक को कंठस्थ करते हुए आप लोग अच्छे से उसको लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें और अपने एग्जाम में बाहुबली बन के इसको अच्छा और चमक दिखा पाए। ठीक है, चलते हैं, आप लोग देखिए टॉपिक को समझिए। टॉपिक है आपका कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव कब आए। तो देखिए, भारतीय राजनीति में नए बदलाव स्टार्ट हुए थे 1990 के दशक में। कब हुए थे बोलो? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में बहुत ज्यादा राजनीति में बदलाव हुए। हम आपको अच्छे से एक लैंग्वेज बेस्ड अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, बदलाव, और इस जो दशक को कहा जाता है भारतीय राजनीति में नए बदलाव का युग। देखिए समझिए, भारतीय राजनीति में पिछले दो दशक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी रहे, और कई कारकों ने राजनीति को नई दिशा में क्या किया? परिवर्तित किया। जैसे गठबंधन की राजनीति का उद्भव इसी दशक में हुआ। गठबंधन की राजनीति में आपको पता है कि कई पार्टियां मिलकर, ठीक है, सत्ता में साझेदारी करके सत्ता बनाती हैं। कई पार्टियां मिलके, ठीक है, सत्ता अपने मतलब कह सकते सरकार बनाती हैं, तो जिसे अपन लोग गठबंधन की राजनीति बोलेंगे। तो गठबंधन का उद्भव हुआ, जिससे यहाँ पे लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, कौन कौन से लोकतंत्र पर प्रभाव पड़े, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में परिवर्तन, राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद विवाद और नीतिगत मामले पर बनी यहाँ पे सर्वसम्मति प्रभाव को दर्शाता है कि इतने प्रभाव, या हम कह सकते इतने परिवर्तन हुए कब? 1990 के दशक में, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो जो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है, कि 1990 के दशक में बहुत ज्यादा भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुए कि जैसे गठबंधन की सरकारें बनने लगी। पहले जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा सांसद बनते थे देश में, आपको पता है लोकसभा में 543 सांसद बैठते हैं। 543 सांसद में से जिस पार्टी के, जिस दल के सबसे ज्यादा सांसद बनते थे, वही पार्टी अपना, हम कह सकते लोकसभा में बहुमत दल का जो अपना नेता चुनती थी, राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते फिर अब जब उनका पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, 543 50% अगर अपन करें तो 273 उनका पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, तो गठबंधन की राजनीति का उद्भव हुआ, तो नए बदलाव आए। इस प्रकार से आप लोग समझे। अब आपका टॉपिक रहेगा, देखिए इस टॉपिक से अब आपके क्वेश्चन बनने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, सादगी के साथ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके बिल्कुल अच्छे से बैठिए, ताकि चैप्टर आप लोग को सीधे माइंड में सीधे जाए। तो देखिए, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे है भारतीय राजनीति में बदलाव 1990 का दशक। ठीक है, कब का बोलो? 1990 का दशक। तो देखिए 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में, 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हम कह सकते हैं भारतीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे कि 1900, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 में चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। जिस पार्टी ने वर्ष 1900 यहाँ पे कितने बोलो, यहाँ पे 84 में लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी बोलो? वह मात्र यहाँ पे, मतलब बेटा जब पहली बार सीटें जीती थी, जो डेट गलत लिखी है, ठीक है, पहली बार 415 सीटें जीती थी और वह इस चुनाव में कितने बोलो? केवल जब उसकी हार हुई थी तो 157 सीटें से यहाँ पे क्या हुई बोलो? जीत सकी थी केवल। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपको पता है कि पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? 273, जो कि इसकी इतनी सीटें नहीं आई, जिससे कांग्रेस की 1984 में हार हुई। 1900 यहाँ पे 91 में फिर एक बार, यहाँ पे लिखा एक बार फिर मध्यवर्ती चुनाव में कांग्रेस इस बार सत्ता में आई और यहाँ पे 1989 में उस यहाँ पे घटना का यहाँ पे अंत हो गया, जिसे राजनीति विज्ञानी यहाँ पे अपनी शब्दावली में कांग्रेस कहते हैं। इसके बाद इस प्रकार से फिर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों को यहाँ पे लागू कर दिया और इसे पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे आरक्षण देने का यहाँ पे प्रावधान बना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1991 में यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा नए आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिसका प्रतिपादन, ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, देश का सोना विदेशों में गिरवी रख के देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से बैलेंस किया था, फिर बाद में सोना वापस ले लिया था। तो देखिए बहुत अच्छे हम कह सकते कि प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, इनके तुरंत बाद, ठीक है, माननीय मोदी जी भी बने। ठीक है, अब आपको समझ में आया। देखिए इतनी बड़ी पोस्ट पर जो व्यक्ति आसीन हो, ठीक है, और इतने बड़े देश को हम कह सकते हैं अपने माध्यम से या अपने दल के माध्यम से, ठीक है, संचालित कर रहे हैं, तो उनको सम्मान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारतीय राजनीति में 1990 का दशक किन कारणों से बदलाव का दशक कहा जाता है? देखिए पहले मैंने आपको पढ़ाया पूरी थ्योरी कि इस प्रकार से, पहले आपको पता है कि मैंने पूरा पढ़ाया कि 1990 में कौन से राजनीति बदलाव हुए। ठीक है, अब आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राजनीति में 1990 के दशक को किन कारणों से बदलाव का दशक कहा जाता है? मतलब ठीक है, राजनीति में जो नए नए बदलाव हुए उन मामलों में किस मतलब बदलाव का दशक क्यों कहा जाता है, किन कारणों से कहा जाता है, आपको वर्णन करना है, जो कि आपके लिए 3 नंबर का बिल्कुल आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के, ठीक है, आप लोग लिख लें। और एक और है आपसे रिक्वेस्ट कि उन मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें जिनको इस क्लास की बहुत आवश्यकता है, जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को तैयार करके कुछ जो सिविक्स नागरिक शास्त्र है इस किताब में, या हम कह सकते पॉलिटी में पढ़ने में उनकी रुचि हो जाए। देखिए यहाँ पर वर्ष 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पे जो हम कह सकते सीटों की जो संख्या है वो कितनी समझ के रह गई बोलो? 197। और भारतीय राजनीति से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति के फलस्वरूप राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की यहाँ पर सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया और देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण आप जब जानते हैं, वैश्वीकरण का मतलब है तो उन्होंने देश पर एक मतलब हम कह सकते वैश्वीकरण इतना किया कि जो भारत है, राष्ट्रीय मोर्चा की जब गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने दूसरे देशों से जुड़ना स्टार्ट कर दिया। जब दूसरे देशों से जुड़ते हैं विदेश नीति के मामले में, व्यापार नीति के मामले में, या फिर किसी ना किसी प्रकार से विदेशों से अच्छे संबंध बनते हैं तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं।
और निजीकरण व्यवस्था को लागू हो गई, जिससे आर्थिक सुधार में राज्य की यहाँ पे भूमिका कम कर दी गई। और 1990 के दशक को इन कारणों से हम कह सकते हैं कि बदलाव का दशक माना जाता है। तो आप सबको पता है कि कब, बताइए, कब यहाँ पे उसकी हार हुई, कौन से चुनाव में? तो 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और उनकी मात्र सीटें कितनी बोले 197 रह गई और किसकी सरकार बनी? राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। अब देखिए, अब यहां पर आया गठबंधन, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार गठबंधन सरकार है क्या? देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके आप सबको सामने मैंने रखा है। सो आप सबको पता है कि जब लोकसभा में किसी एक दल का बहुमत बोले तो 273 पूरा नहीं होता, पूर्ण बहुमत नहीं होता, तो आप सबको पता है कि वो पूर्ण बहुमत करने के लिए राष्ट्रपति महोदय या महोदया उनको 30 दिन का वक्त देते हैं कि जो भी पार्टी अपना पूर्ण बहुमत 30 दिन के अंदर लाएगी तो उसको, उस दल के, मतलब हम कह सकते हैं हेड को, मतलब दल जो चाहे जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की योग्यता रखता हो, बस वो व्यक्ति उसको नियुक्त कर देगा। अब आप सबको क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे, तो जब कोई दल लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त यहाँ पे ना कर सकने के कारण सरकार बनाने में असफल रहता है, तब वह दल अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है और ऐसी सरकार को बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो मैंने आप सबको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया, कम शब्दों में समझिए कि जब कोई दल लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाता तो वह अपना पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए नए नए दलों को या अन्य दलों के साथ जुड़ता है और इस प्रकार से फिर वह सरकार अपनी सरकार बनाता है और ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो आप सब बढ़िया आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सबको क्लियर हुआ? इसके बाद गठबंधन सरकार क्या है बहुत अच्छे से आप सबको मक्खन, ठीक है? अब देखिए, सबसे अच्छा डाउट कि गठबंधन की सरकार बनती कैसे है, ठीक है? कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा कि गठबंधन की सरकार बनती कैसे है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 4-5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है और एक व्यक्ति डी है। इन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा और मात्र ए पार्टी, ठीक है, व्यक्ति मतलब पार्टी है, आप ये समझिए कि जो पार्टी है, ठीक है, और इस पार्टी की मान लीजिए 200 सीटें आई। एक पार्टी बी है, इस पार्टी की मान लीजिए, ठीक है, 220 सीटें आई। एक पार्टी सी है, इसकी कितनी बोलो 40 सीटें आई। एक पार्टी इसकी 5 सीटें आई, एक पार्टी और है और इसकी मान लो 3 सीटें आई, ठीक है। ऐसे ऐसे कुल कितने से ज्यादा ना हो जाए 543 से, क्योंकि आपको पता है कि 543 सांसद अभी लोकसभा में बैठते हैं। अधिकतम सीटें जो होती हैं, अधिकतम सीटें होती हैं 550, सॉरी 545, 545 अधिकतम सीटें होती हैं, ठीक है। अधिकतम सांसद कितने, ठीक है, 545। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अब चुनाव हो जाएगा, इतनी इतनी सबका सीट, हर पार्टी को इतनी इतनी सीटें मिल गई, ठीक है, मान लीजिए। अब इस प्रकार से अब राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो, अब इसमें से हम कह सकते हैं कि जिनका बहुमत लोकसभा में ज्यादा होगा, ठीक है, उनके लिए बुलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, 273 सीटों की आवश्यकता होती है। इसी को बोलते हैं पूर्ण बहुमत। क्या बोलते हैं? पूर्ण बहुमत। अब बताइए, अब राष्ट्रपति इनको बुलाएंगे तो इनमें से किसी को नहीं बुला सकते क्योंकि इनमें से किसी का पूर्ण बहुमत नहीं है। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, अपने एक अधिकार का प्रयोग करेंगे और देखिए जब पूर्ण बहुमत नहीं होता तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं त्रिशंकु। क्या बोलते हैं बोलो? त्रिशंकु। याद कर लेना, क्या बोलते हैं? त्रिशंकु। कब? जब पूर्ण बहुमत नहीं बनता। अब आप सब समझेंगे कि राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में किस अधिकार का प्रयोग करता है, तो उस अधिकार का नाम है मेरे नाम से विवेकाधिकार। क्या नाम है बोलो? विवेकाधिकार, ठीक है। तो विवेकाधिकार का प्रयोग करता है राष्ट्रपति और इसके बाद विवेकाधिकार का प्रयोग करके इन सबसे कहता है कि जो भी पार्टी कितना
30 दिन के अंदर अंदर पूर्ण बहुमत लाएगा तो उसको उस पार्टी के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये पार्टियां तो ज्यादा से ज्यादा इनमें से किसको बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय, तो इन दो पार्टियों को बुलाएंगे जिनमें ठीक है थोड़ा बहुत अंतर है। इस प्रकार से ए पार्टी अपने काम पर लगेगी, बी पार्टी अपने काम पर लगेगी। तो अब बी पार्टी मान लीजिए इससे बोलेंगे भैया आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुमत नहीं बनना तो 30 दिन के अंदर अंदर तो इन सबसे कहेंगे चलिए चलिए ठीक है मेरे साथ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पार्टियां जुड़ेंगी, ठीक है। अब ये पार्टियां जिसके साथ जुड़ जाएं तो उसका जिसका पूर्ण बहुमत हो जाएगा उस पार्टी का पीएम बन जाएगा, उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो अब मान लीजिए कि बी के साथ कौन जुड़ गया, ए, ठीक है, सी जुड़ गया और डी जुड़ गया। तो बताइए सी जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे इसके, अब बताइए कितने हो जाएंगे 260, ठीक है। फिर आप इस प्रकार से जे और जुड़ जाएंगे 8 और कोई होगा, ठीक है, और भी अपन लोग को बनाना चाहिए, ठीक है, ई एफ और कोई पार्टी आ जाएगी। मान लीजिए इस पार्टी की 10 सीटें हैं तो 10 जे और जुड़ गए तो 70 हो गए और जे और जुड़ गए पूरी मतलब कह सकते जे पार्टी और जुड़ गई। चलिए तो इस प्रकार से 15 जे जुड़े, मान लो ई नहीं जुड़ा, ई चला गया किसके साथ, बोलो ए के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बताइए इसका 15 हो जाएगा तो हो जाएगा 275। अब इनका बहुमत क्या हो गया, पूर्ण। तो इस प्रकार से जे अपना बहुमत लेके किसके पास जाएंगे, बोलो राष्ट्रपति महोदय के पास कि राष्ट्रपति महोदय हमारा बहुमत पूर्ण बहुमत हो गया, लीजिए हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, ठीक है। अब बताइए जे आप सबको पता है ऐसे तो जुड़ नहीं जाएंगे, तो जे फटाक से कोई ना कोई ठीक है मांग करेंगे, ठीक है, कि हमें कोई ना कोई मंत्रालय दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो जो सरकार बनेगी प्रधानमंत्री जो है वो इनको कोई ना कोई मंत्रालय दे देंगे। देखिए अब आप लोग समझिए, एक समझिए बहुत ईमानदारी से कि अब क्या है। आपको पता है कि इसमें से अगर 40 सीटें हैं तो ये एक पार्टी की हैं, ठीक है, इसमें से 40 सांसद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कोई सांसद निकल के आधे सांसद इसमें आ जाए, कोई कहे नहीं हम तो यहाँ इस पार्टी में जाएंगे, तो इस प्रकार से नहीं जा सकते। जहां पूरी पार्टी जाएगी वहां पूरे उस पार्टी के सांसद जाएंगे, समझ आए कि नहीं। इस प्रकार से आप समझिए, क्योंकि आपको पता है कि दल बदल कानून कहता है कि आप जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके जनता के समक्ष गए और उस पार्टी से आप चुनाव जीते तो आप उस ही पार्टी के सदस्य रहेंगे जब तक आपका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। अगर आप दल बदल करते हैं तो आपको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ठीक है आपको एक आम आदमी बना दिया जाएगा, आप मंत्री से हो जाएंगे संतरी, समझ में आए कि नहीं। फिर कोई उसकी मतलब उसके पास कोई अधिकार या हम कह सकते कोई वो नहीं रहेगी कि हम सांसद हैं, कि सब पद पूरा सब खत्म हो जाएगा। फिर ठीक है अब आप समझ गए, तो ऐसे कोई नहीं जा सकता। और हम कह सकते हैं कि जो पार्टी जिस पक्ष में अपना जिस पक्ष में बात रखेगी, जिस प्रस्ताव पे अपना मतदान करेगी, तो 40 के 40 सांसदों को उसी प्रस्ताव पर अपना मतदान करना होगा, नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तब भी इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से कोई हट भी नहीं सकता, दल बदल कानून यही है। और दल बदल कानून एक तरफ से हम कह सकते सही है, ठीक है। इसके बाद अब आपको समझ में आया पूरी तरह से कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है। तो बस इस प्रकार से फिर पीएम बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी और इस स्थिति को हम बोलते हैं राष्ट्रपति की सबसे बड़ी पावर जो है विवेकाधिकार, और इस पर राष्ट्रपति के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। अब आपको जो समझ में आया, इसके बाद आप लोग समझेंगे कि भारतीय राजनीति पर गठबंधन के यहाँ पर सरकार के कौन कौन से प्रभाव है, ठीक है। तो देखिए आप सुनिए, तो भारतीय राजनीति पर आपको पता है कि गठबंधन सरकार जब बनती है तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी होते और बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी होते। क्यों होते नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि आपको पता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार में अस्थिरीकरण हो जाता है, मतलब सरकार स्थिर नहीं हो पाती किसी की, जिससे विकास कार्य में ठीक है विकास कार्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों के प्रभाव के उनका प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव है। तो भारतीय राजनीति पर सबसे पहले अपन लोग समझेंगे
कौन कौन से प्रभाव हैं और कैसे किस प्रकार से हैं। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर शुरू होने के साथ केंद्र सरकार भी यहाँ पे अस्थिरता का यहाँ पे दौर प्रारंभ हो गया था। जैसे ही भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ और गठबंधन से सरकार बनने लगी, दल बदल कानून आए, नए नए जब कानून आए तो जो केंद्र सरकार है उसमें अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया। किसका हो गया भाइयों बहनों? अस्थिरता का। देखिए आज सब कमेंट में जो भी डाउट है या जो भी आप सबको लगे कि हमें और किसी प्रकार की सुविधा चाहिए या हमें कोई किसी चीज की कमी है, तो आप सब जब कमेंट करते हैं तो मैं आप सबका कमेंट देखता हूं, तो आप सब अपनी हर एक बात कमेंट में कह सकते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि प्रभाव एक है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का मतलब ठीक है 5 साल हुए फिर दूसरा प्रधानमंत्री बन गया गठबंधन के द्वारा, फिर 5 साल हुए फिर दूसरा बन गया, अस्थिरता आ जाती जिससे विकास कार्य ठीक है स्थिर हो जाता है, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, गठबंधन की अधिकतर सरकारें कैसे होती है बोलो? अस्थायी रही। अस्थायी का मतलब कभी वो बैठ गया कभी वो बैठ गया। और आपको पता है कि जितने भी निर्णय होते हैं ठीक है गठबंधन की राजनीति में, जितने भी क्या होते हैं बोलो निर्णय, ठीक है अब बताओ वो कैसे निर्णय लिए जाते हैं? सहमति से। कोई हाँ सहमति से लिए जाते हैं। कोई भी एक निर्णय ठीक है नहीं, एक व्यक्ति उसमें निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, इसके बाद आपको पता है फिर देखिए यहाँ पे और भी समझिए, जिससे भारतीय जनता और देश का विकास प्रभावित होता है जब अस्थायी सरकार बनती है कि फटाक से फिर और कोई बैठ गया फिर कोई बैठ गया फिर कोई बैठ गया। गठबंधन सरकारों के प्रभाव स्वरूप ही केंद्रीय यहाँ पे स्तर पर सरकारें की यहाँ पे सर्वानुमति और यहाँ पे राजनीति का युग भी आरंभ हो गया, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे दलों में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आम सहमति बन चुकी है। इसके बाद आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप सबको गठबंधन एक तरफ से पूरा मक्खन हो गया कि पहले गठबंधन क्या है, गठबंधन सरकार कैसे बनती है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति कितने दिन के लिए उन्हें कितने दिन के अंदर अंदर अपना गठबंधन बना के बहुमत पूर्ण करने का ठीक है आदेश देती है। इसके बाद फिर नियुक्त कर दिया जाता, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाते हैं? महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद देखिए चैप्टर आपका बहुत मक्खन है, बहुत ही मक्खन। इसके बाद आप सबका है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोले तो एनडीए से आप क्या समझते हैं? सीधा मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है, आपको पता है कि अभी जो पार्टी है वो जो सरकार है, सरकार अभी बीजेपी की नहीं है, ध्यान रखना। सरकार अभी किसकी नहीं है? बीजेपी की। अभी सरकार जो है वो है एनडीए की। किसकी है? एनडीए की। तो अभी सरकार किसकी है? एनडीए की। तो एनडीए की जो सरकार है, एनडीए की सरकार से क्या समझते हैं? क्वेश्चन अपन से पूछना, क्योंकि आपको पता है कि इस बार माननीय मोदी जी जब चुनाव लड़े तो उनकी सीटें बहुत कम आई। ठीक है, और आपको पता है कि मोदी जी का जो नारा तो था, कितना बोलो? नारा जो था उनका 400 पार का। कितना था बोलो? 400 पार का। लेकिन आपको पता है कि उस समय मोदी जी एक बहुत खतरनाक कानून चला रहे थे उस समय देश में। ठीक है, और उस कानून का नाम था जीएसटी। क्या नाम था बोलो? जीएसटी। तो आपको पता है कि 400 पार पर जीएसटी लगा और यहाँ पे मोदी जी की सीटें 200 प्लस हो गई। कितनी हो गई बोलो? 200 प्लस बची बस केवल। कितनी बची बोलो? 200 प्लस। ठीक है, 215-16 की समथिंग सीटें हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ, कंफर्म नहीं है तो अब आप लोग को इतना क्लियर हुआ। तो जनता ने जीएसटी काट लिया। और आपको तो पता भी है, वैसे आप कहीं कपड़े लेने जाइए, दुकानदार 400 का कहेगा तो आप 250 में ही लेके आएंगे। ठीक है चलिए इसके बाद आप चलते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक यहाँ पे अलायंस, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो होगा एनडीए का, तो यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक और क्या हुआ बोले अलायंस, बोले तो एनडीए। भारत सरकार में एक राजनीतिक गठबंधन है और अभी एनडीए की सरकार है, क्योंकि मोदी जी की जो हम कह सकते हैं कि 273 पूरी सीटें नहीं हो पाई थी, जिससे उन्हें ठीक है सरकार में आने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने
कई दलों के साथ अपना गठबंधन किया और गठबंधन की उन्होंने अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया लोकसभा में और सरकार में आए। ठीक है, अब बताइए इस नेतृत्व यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मतलब इसका जो नेतृत्व करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका हेड हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पे एनडीए का निर्माण जो हुआ था 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, जो बहुत बढ़िया कवि थे, प्रधानमंत्री के साथ साथ बहुत अच्छा अनुभव था देश को चलाने का। ठीक है, तो इन्होंने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक है इसका निर्माण किया था। इसके बाद केंद्र सरकार बनाने मतलब केंद्र में सरकार बनाने की उद्देश्य से एनडीए के निर्माण के समय मात्र उस समय इसमें केवल 13 सदस्य मतलब 13 राजनीतिक दल थे और इससे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं जॉर्ज ठीक है और यहाँ पे कह लो फर्नांडिस थे। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन में 20 से अधिक राजनीतिक दल शामिल हैं। 2014 से केंद्र में एनडीए की सरकार है और इसका नेतृत्व ठीक है किसने नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो आप सबको इतना क्लियर हुआ कि जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार आपको पता है वर्तमान में अभी जो सरकार है वो बीजेपी की बिल्कुल कतई नहीं है, अभी किसकी है एनडीए की। लेकिन इसका हेड क्या हम कह सकते हैं इसका जो नेतृत्व कर रहा है तो वो बीजेपी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। ठीक है, और इसकी जो निर्माण हुआ था 1998 में माननीय ठीक है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था और उद्देश्य एक ही था बस केंद्र में सरकार बना। इसके बाद एनडीए के निर्माण के समय कितने बोलो 13 दल थे उस समय और अभी 20 से अधिक इसमें दल है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों का नाम लिखिए, तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसमें 4 दलों का नाम हम कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ठीक है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी बोलेंगे, लोक जनशक्ति और अपना दल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें कितनी यहाँ पे पार्टियां हैं तो इसमें अभी है तो 20 से अधिक, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 4 दलों का नाम बताइए तो आप लोग के लिए क्वेश्चन मैंने लगा दिया। ठीक है, इंपोर्टेंट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सफलता के कारण क्या है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने कौन से मुद्दे रखे जिससे भारतीय जनता उनके पीछे अट्रैक्ट हुई और उनकी यहाँ पे सरकार बनाई। तो बताइए तो किस कारण से भारतीय जनता पार्टी सफल रही। तो देखिए पहला है कि भाजपा, देखिए आप इसको पढ़ लेना ठीक है कि 1980 में भारतीय यहाँ पे जनसंघ को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, अब बताओ भारतीय जन इंडिया जो अलायंस है उसको समाप्त कर दिया था 1980 में। ठीक है, अब बताइए भाजपा है गांधीवादी ठीक है गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा को उन्होंने अपनाया था। आपको पता है कि उदारवादी विचारधारा को शुरुआत में अपना कर आए और देश में उन्होंने सरकार बनाई जिसको जनता ने खूब सलाम ठोका। ठीक है, इसके बाद आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाजपा ने यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी राजनीति को जोड़ा कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बनाने या ठीक है हिंदू राष्ट्र के मुद्दों को इन्होंने जोड़ा तो पूरी जो भारतीय जनता है इनके पीछे अट्रैक्ट हुई और इस प्रकार से इन्हें सफलता मिली। भारतीय या भाजपा जो है वो स्वदेशी तथा देशी उद्योगों को बचाने वाली व्यापार नीति की यहाँ पे समर्थक थी और यहाँ पे आंतरिक उदारीकरण का यहाँ पे समर्थन किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो विदेशों की नीतियों को समर्थन नहीं देती, ये केवल स्वदेशी नीतियों को समर्थन देती है। इसके बाद सुरक्षा एवं आतंकवाद के विरोध में से यहाँ पे संबंधित भाजपा की नीतियां जो है कांग्रेस की नीतियों से यहाँ पे अधिक यहाँ पे कह सकते आक्रामक और यहाँ पे राष्ट्रवादी थी। भाजपा की विदेश नीति और यहाँ पे अखंड हिंदू यहाँ पे राष्ट्रवाद पर आधारित रही और आर्थिक यहाँ पे संरक्षण का यहाँ पे हम कह सकते हैं मिश्रण है। इसके बाद देखिए आपको पता है कि भाजपा ने वर्ष 1989 में राम मंदिर यहाँ पे बनवाने का समर्थन किया और जिससे उसे एक जाति विशेष का हम कह सकते बहुत ज्यादा समर्थन मिला और इस प्रकार हिंदुत्व की विचारधारा वाली जो हम कह सकते पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसको
उसके सफलता के कारण यही है कि एक हिंदुत्व की विचारधारा और गांधीवादी और समाजवाद की विचारधारा और ठीक है देश का उदारीकरण देश से और हम कह सकते हैं विदेश की नीतियों पर ज्यादा गौर न करते हुए स्वदेशी नीतियों को ठीक है बढ़ावा देने वाले ठीक है पार्टी जो है आई और इस मुद्दों के साथ जब आई तो यही उनके कह सकते सफलता के कारण रहे जो आप सबको सब अच्छे से मक्खन हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता के कारण क्या है, तो अब आप सब बहुत इससे भी ज्यादा लिख देंगे ठीक है अच्छे से। ठीक है, अब बताइए इसके बाद अपन लोग समझेंगे नेक्स्ट मंडल आयोग का गठन ठीक है का क्या उद्देश्य था। तो देखिए आपको पता है कि मंडल आयोग एक ऐसा आयोग था ठीक है जो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करता था कि कहाँ कहाँ ठीक है कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, पढ़िए देखिए मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षण और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने तथा इन पिछड़ों को पहचान के तरीके बताने के उद्देश्य से यहाँ पे इसका मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस प्रणाली ठीक है कब से यहाँ पे हम कह सकते समाप्त मानी जाती है। तो अब आप लोग देखिए आपने पूरा पीछे पढ़ा तो इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन दोनों का आंसर इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे ठीक है और इस दोनों का आंसर देंगे आप सब कमेंट में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब बताइए अब आप सबका कुछ नहीं है, आप सबको पूरी तरह से अच्छे से चैप्टर मक्खन हुआ। ठीक है, राजनीति के बदलाव ऐसे ऐसे आप सबके हुए और इससे यहाँ पे देश यहाँ पे आगे बढ़ा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।